नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो हमने सीरीज शुरू की थी उसका आज तीसरा पार्ट हम लेके आए हैं। इसके अंतर्गत जितनी भी पीसीएस और यूपीएससी एग्ज़ाम हुए हैं, या चाहे वो एसएससी का हो चाहे बैंकिंग का हो, जिनमें भी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो एंड में चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारतीय संघ के किस राज्य का पृथक संविधान है? तो भारतीय संघ के किस राज्य का पृथक संविधान है? तो देखिए साथियों, गोवा का नहीं है, तमिलनाडु का नहीं है, कश्मीर का भी नहीं है और हिमाचल का भी नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये जो प्रश्न है पहले आए हुए परीक्षा में, लेकिन हम वर्तमान की दृष्टि से देखें तो जो धारा 370 है वो उसको हटा देने से जम्मू कश्मीर का अलग संविधान भी खत्म हो गया है। तो इसमें चारों ऑप्शन गलत है। अगला देखिए, फिर इसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न, संघ सूची में कौन से विषय नहीं है? देखिए नहीं पूछा है, तो नहीं पूछा है तो इसमें देखिए साथियों हो जाएगा। देखिए युद्ध और संधि होता है, डाक टेलीफोन ये सभी है, बैंकिंग बीमा ये भी है, तो ये नहीं है। कृषि और सिंचाई सड़कें ये इसमें सम्मिलित नहीं है। साथियों, संविधान के अंतर्गत 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 में से जो 7वीं अनुसूची है वो शक्तियों के विभाजन की बात करती है। 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला देखिए, इसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा की थी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? देखिए सन 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि पंचायती राज से संबंधित है। इसमें कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। इस भाग कौन सा आता है? तो भाग इसमें 9 आएगा। और अनुच्छेद कौन सा आएगा? अनुच्छेद आएगा 243 से शुरू होते हैं इसमें सारे अनुच्छेद और 243 तक आएंगे इसमें। तो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? देखिए साथियों, अब इन पे हम चर्चा कर लेते हैं। जो अशोक मेहता समिति है वो आई थी 1977 के अंतर्गत। बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में। देखिए 1957 में बलवंत राय मेहता के बाद में 20 साल बाद में 77 में ये आई थी। फिर GV राव समिति आई थी, तो इसमें ये आई थी 1985 में। कब आई थी? 1985 के अंतर्गत। देखो के संतानम समिति है, ये केंद्रीय सतर्कता आयोग से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को उत्तरांचल में किस नाम से जाना जाता है? देखिए पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कौन सी है साथियों? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। किसकी है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कौन कौन से हैं? एक में ग्राम है, फिर ब्लॉक है और फिर जिला है, यानी डिस्ट्रिक्ट है। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं, तो ये तीनों हैं। तो इसमें से जो मध्य वाली को ब्लॉक स्तर पे क्या कहा जाता है? पंचायत समिति कहा जाता है। अगला देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर की गई थी। अगला प्रश्न है, विधानमंडल के पतन का कौन सा कारण नहीं है? देखिए इसमें नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं है। तो नहीं पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो, कार्यपालिका का बढ़ता क्षेत्र, दलीय पद्धति, प्रदत्त विधायन और दबाव समूह। देखो दबाव समूह ये गैर राजनीतिक होते, गैर संवैधानिक होते हैं, इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला देखिए, विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन है। देखिए विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन, देखो ये जो लोक सभा है ये ब्रिटेन के अंदर है। कहाँ है साथियों? ब्रिटेन में। कहाँ है? ब्रिटेन में। राज्यसभा भारत में है और विधान परिषद जो कि विधानमंडल यानी राज्य स्तर पर होती है, और सीनेट अमेरिका का है। तो इसमें से उत्तर हो जाएगा अमेरिका का सीनेट। देखो अमेरिका की जो संसद है उसको कहते हैं कांग्रेस। क्या कहते हैं साथियों? कांग्रेस में फिर 2 भाग है, एक तो प्रथम सदन और द्वितीय सदन। प्रथम सदन को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और सेकंड को कहते हैं सीनेट। क्या कहते हैं? सीनेट। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो सबसे शक्तिशाली सदन कौन सा है? सीनेट है। अगला देखिए, और सबसे कमज़ोर कौन सा है? तो हाउस ऑफ लॉर्ड है। ये कहाँ का है? ब्रिटेन का है। कहाँ का है? ब्रिटेन का है। साथियों, अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न अधिकारों में से किस से संविधान की आत्मा कहा है? देखिए जब भी अगर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेके बात करें तो आया जाएगा इसमें अनुच्छेद 32। आपको ही पता है अनुच्छेद 32 में क्या आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, तो सी आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर केवल पूछे कि संविधान की आत्मा बिना किसी का नाम लिए तो उससे कहते हैं प्रस्तावना को। किसको कहते हैं? प्रस्तावना को कहेंगे हम साथियों। देखिए इसमें समानता का अधिकार होता है 14 से 18 तक, फिर स्वतंत्रता का अधिकार होता है 19 से 22 तक, फिर इसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता होती है, यानी कि हम बात करें तो 25 से 28 तक। कहाँ तक? 28 तक, 25 से 28 तक। इस प्रकार से हम चारों पे हमने चर्चा कर ली है, ये अधिकारों के बारे में। अधिकार किस में आते हैं? भाग 3 में। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है अपनी सामान्य अवधि को के पूरा होने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार से हटाया जाता है या कैसे हटाए? देखिए इसके अंतर्गत कैसे हटाएंगे, तो इसमें क्या होता है कि संसद में दोनों सदनों की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। पहले संसद में, लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 अगर सदस्य अनुमोदन कर दे प्रस्ताव का तो उनको हटा दिया जाएगा। कौन? किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए साथियों, संघात्मक व्यवस्था है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, संघात्मक व्यवस्था संघात्मक सरकार है और संसदात्मक शासन है। दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत के अंदर दोहरी नागरिकता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी कट जाएंगे। दोहरी नागरिकता कहाँ है? तो यूएसए में। कहाँ है? अमेरिका में। वहाँ पे राज्य की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक मूल अधिकार की प्रत्याभूति केवल भारत के नागरिकों को दी गई है? यानी प्रत्याभूति का अर्थ होता है गारंटी, गारंटी कहते हैं प्रत्याभूति को, तो गारंटी, और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। तो इसमें क्या आएगा साथियों? इसमें आ जाएगा, देखो जो अनुच्छेद इसके अंदर का आया अनुच्छेद 14, इसमें आएगा अनुच्छेद 21, इसमें आ जाएगा अनुच्छेद 25। तो ये तीनों तो दी गई है, लेकिन जो अनुच्छेद 19 है यानी कि आंसर बी, ये 19 नहीं दी गई है। ये है वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की। मान लीजिए कोई विदेशी आके और यहाँ पे भारत विरोधी नारे लगाएगा तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हो जाएगा, तो इसमें ये नहीं दी गई है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता भी नहीं दी गई है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अगला देखिए साथियों, भारत में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं साथियों? देखिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, देखिए इसके अंतर्गत लोकसभा आएगा साथियों। क्या आएगा? लोकसभा। अब देखिए अगर यहाँ पे लोकसभा की जगह अगर संसद आ जाता, बोलिए संसद, तो क्या वो सही होता? नहीं, क्योंकि संसद के अंदर अगर राज्यसभा भी होती है तो मंत्रिपरिषद सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन के अनुसार सभी या किसी भी नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के लिए राज्य कोई नियम बनाता है तो अनुच्छेद 14 और 19 उल्लंघन के लिए उन्हें गलत ठहराया जा सकता है? अब देखिए ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो साथियों ये संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था? 42वां। कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फिर अगला देखिए, किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन करे, उल्लंघन कर पारित किया गया तो उसे अमान्य माना जाएगा? यानी कि अगर ऐसा कानून संसद या कोई विधानमंडल, राज्य विधानमंडल हो या चाहे संसद हो, अगर ऐसा कानून बनाती जो मौलिक अधिकारों को हनन करता है या उल्लंघन करता है तो वह अमान्य हो जाएगा, अपने आप में ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? देखिए इसके अंतर्गत इसमें हो जाएगा साथियों
देखिए अनुच्छेद 13 क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा है, क्या है, राज्य की परिभाषा। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता है। 18 में क्या, उपाधियों का अंत है। इस प्रकार से ये मौलिक अधिकारों में कहा गया है। देखिए मौलिक अधिकार आते हैं भाग 3 में। किस में आते हैं, भाग 3 में। कहाँ से लेके, तो 12 से लेके कहाँ तक आते हैं साथियों, आपको ही पता है कहाँ तक आते हैं, 35 तक। फिर इसके बाद में कहाँ, जो 36 से 51 तक क्या आते हैं, नीति निर्देशक तत्व आते हैं। क्या आते हैं, नीति निर्देशक तत्व आते हैं 51 तक। अगला देखिए, भारत का संविधान है कैसा है, ये प्रश्न कल भी आया था और आज भी है, रिपीटेड है। तो क्या आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा अर्धसंघीय। कैसा है, अर्धसंघीय, अर्धसंघीय साथियों। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न है कि संशोधन के बाद संपत्ति खरीदना, रखना, बेचना अब मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए इसके अंतर्गत आएगा 42वें संविधान संशोधन नहीं है, 43वां नहीं है, 40वां नहीं है, तो क्या आ जाएगा 44वां। कब हुआ था, 1978 में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि जो संपत्ति का पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, फिर उनमें बाद में 6 हो गए। तो 6 कैसे हो गए साथियों, कि उसमें क्या हुआ कि जो 7वां मौलिक अधिकार है उसको रद्द करके और 300 क में डाल दिया गया और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि मूल अधिकार नहीं रहा। किसमें, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगला देखिए कि संशोधन के अनुसार 39B तथा C में उल्लेखित निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर भी परिवर्तन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। देखिए ये आया था 42वां संविधान संशोधन। कौन सा आया था, 42वां। यानी कहा कि भाई 39B और C, 39B और C क्या है कि 39B और C में कहा गया था कि मौलिक अधिकारों पर राज्य नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता देना। तो इसके अंतर्गत ये था, तो ये इसमें परिवर्तन कर दिया गया, चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये 42वां संविधान संशोधन कब आया था, 1976 में। अगला देखिए साथियों, भारतीय संविधान विभक्त है। देखिए भारतीय संविधान जब मूल संविधान बना था तब कितने थे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ। बाद में कितनी हो गई, 12। कौन, 9, 10, फिर 11 और 12। आपको याद ही होगा, 9वीं है भूमि सुधार से, 10वीं दल बदल से, 11वीं पंचायती राज से, 12वीं नगर पालिका से, इस प्रकार से। तो देखिए हमारा जो प्रश्न कितने भागों में, तो 22 भागों में ये है, बी आंसर हो जाएगा इसका, विभक्त 22 भागों में है। राष्ट्रपति पद, भारतीय राष्ट्रपति पद का रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए। देखिए कब भरा जाना चाहिए, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा 6 माह के अंतर्गत। 6 माह से पहले चुनाव होके, और 6 माह से बाद में नहीं, 6 माह से पहले भरा जाना चाहिए। इसके अंतर्गत क्या है साथियों कि इसमें 6 माह से पहले भरा जाना चाहिए। अब इसके अंतर्गत आपने ने जब राष्ट्रपति एक परिचय पढ़ा था तो उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 62 है उसमें राष्ट्रपति के पद को, रिक्ति को भरने का विवरण दिया था। अब अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध है। देखिए केंद्र राज्य विधायी संबंध शुरुआत होते हैं अनुच्छेद 245 से 255 तक। कहाँ तक, 245 से 255 तक। और किस भाग में है, तो भाग 11 के अंतर्गत है। किस में है, 11 के अंतर्गत है साथियों। अब देखिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति पद का रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए। ये प्रश्न रिपीट हो गया साथियों, इसमें आ जाएगा 6 माह। अगला देखिए, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात कर रहा है, तो देखिए अनुच्छेद 10 में होता है धन विधेयक। क्या होता है, धन विधेयक। फिर
74 में क्या होता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद के बारे में। फिर और 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु। देखिए भैया, ये प्रश्न अधिकतर लोगों के गलत होगा, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को समकक्ष मतलब इसमें मान लेते हैं बनने के लिए, आयु में समकक्ष मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री वही होता है जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो या लोकसभा का सदस्य हो। तो अब देखिए, ज़रूरी नहीं है लोकसभा से बहुत सी बार, जैसे कि इंदिरा गांधी जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने, तो ऐसा हो सकता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, लोकसभा सदस्य के लिए कितनी आयु चाहिए? तो 25 वर्ष। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, 25 वर्ष। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संविधान की कृति नहीं है, यानी संवैधानिक आयोग नहीं है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, जो अनुच्छेद देखिए वित्त आयोग है, वित्त आयोग किस में आता है? अनुच्छेद 280 में आता है। चुनाव आयोग किस में आता है? 324 में आता है। देखिए लोक सेवा आयोग किस में आता है? तो 315 के आता है। तो अब देखिए ये हो गया, बच क्या गया? योजना आयोग। योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 के दिन। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 के दिन इसकी स्थापना हुई थी। तो साथियों आगे देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बुनियादी यानी मूल ढांचे का अंग नहीं है? देखिए मूल ढांचा जो शब्द आया था या मूल ढांचा जो गढ़ा गया था, आपको ही पता है कि 1973 में केशवानंद भारती जो मामला आया था उससे ये शुरू हुआ है मूल ढांचा। उससे पहले भारतीय संविधान में मूल ढांचा नहीं था। अब देखिए, तो इसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन सही होगा? विधि का शासन सही है। देखिए विधि का शासन, गणतंत्रात्मक सरकार, पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष। ये जो संसदात्मक सरकार है ये मूल ढांचा नहीं, सरकार बदलती रहती है, चलती रहती है, तो इससे कोई फर्क नहीं। सरकार बदलने से वो उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं आता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, मैं कोशिश करता हूं कि आपको बिना किताब पढ़े यहाँ पे भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसीलिए सारे प्रश्नों पर हम कोशिश करते हैं कि उन पे चर्चा करें, सारे ऑप्शन पे भी चर्चा करें। ऐसा लेके हम आए हैं और कोशिश करें कि आपको यही समझ में आ जाए सब कुछ। तो साथियों अगला प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। तो इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए इनमें से जो आपको पता है कि कौन कौन सी रचना किसे हैं, तो इसके अंतर्गत मुझे मान लीजिए कि मुझे एक ही रचना आ रही है कि मान लीजिए मुझे सुभाष चंद्र बोस की रचना आ रही है कि द इंडियन स्ट्रगल, तो ये मुझे याद है। तो अब देखिए ये मुझे याद है, अगर मान लीजिए कि अगर ये किस में है, जैसे कि डी में 3 किस में आ रहा है, तो डी में 3 किस में आ रहा है? 2 में आ रहा है। किस में आ रहा है? सॉरी, हाँ, तो 2 में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम मिला सकते हैं। और किस में आ रहा है? तो 4 में भी आ रहा है। तो फिर आगे और अब मिलाइए। तो इस प्रकार से इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? तो ये मौलाना आज़ाद की है। किसकी है? मौलाना आज़ाद की। यानी सी में क्या आ जाएगा? 4 आना चाहिए। तो किस में आ रहा है? ये आ रहा है 4 और 3। तो ये क्या आ जाएगा? आंसर बी आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? बी। अब बाकी के आप मिला लीजिए। 2 में देखिए ए में 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये फीट महात्मा गांधी किसकी है? एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी किसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। और यंग इंडिया किसकी है? तो लाला लाजपत राय की है। इस प्रकार से हम मिला सकते हैं। साथियों इस प्रकार से अगर आपको एक भी आ रहा है तो भी मिला सकते हो। बहुत सी बार ऐसे होते हैं कि आपको एक नहीं आ रहा, उसकी वजह से भी हम प्रश्न को नहीं कर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखिए
जो मोतीलाल नेहरू है, ये नेहरू रिपोर्ट सही है। फिर इसके बाद में इसके सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी सही है, गांधी जी चंपारण सही है। तो इसमें जिन्ना सही नहीं है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 19 अक्टूबर 1919 के दिन हुई थी। और पूरे देश में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत दिवस मनाया गया था, क्योंकि टर्की के जो खलीफा थे उनसे संबंधित था। और इसमें भाग लेने वाले थे शौकत अली। कौन थे? एक तो शौकत अली और एक मोहम्मद अली, दोनों भाई थे। उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया। अगला देखिए, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। देखिए कब पारित किया था? तो उन्होंने पारित किया था 2 जुलाई। कब पारित किया था? 2 जुलाई 1947 के दिन। अगला, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित है? तो कौन स्वराज पार्टी से संबंधित है? इसके अंतर्गत आ जाएगा, नहीं है। क्या पूछा है इसने? नहीं है। तो नहीं है यानी कि नहीं था। देखो चित्तरंजन दास तो थे, फिर इसके बाद में मोतीलाल नेहरू भी थे, और इसमें BS मुंजे भी थे, यानी PR दास नहीं थे। कौन नहीं थे? PR दास। तो B आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला देखिए, चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग हुआ था, यानी किसने किया था? कांग्रेस पार्टी के लिए, सोशलिस्ट पार्टी के लिए, या स्वराज पार्टी के लिए? तो स्वराज पार्टी के लिए। देखिए स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? मार्च 1923 को हुई थी। कब हुई थी? मार्च 1923 को हुई थी। अगला देखिए, अभी आया था स्वराज पार्टी किसने की थी? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, और भी इसमें विट्ठल भाई, इस प्रकार के नाम हैं। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। देखिए भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। कौन है? वारेन हेस्टिंग। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तिलक, गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। देखिए ये तो बहुत ही सरल नारे हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर लगी लाठी पर हर प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थी पर की कील साबित होगा, ये कहा था। फिर इसके बाद में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो आपको आ ही गया होगा साथियों, तो इसको आप आसानी से मिला सकते हो। अब देखिए इसमें कि लाल बाल पाल त्रिगुट, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो कौन बना? देखिए इसमें से लाला लाजपत राय एक ही बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एक ही बार। कौन? लाला लाजपत राय। हाँ, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? या गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारतीयों को किस समय दिया था? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कब दिया था? 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। ब्रिटिश कमिश्नरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। कब प्रदान की गई? तो देखिए बसने की जो अनुमति है वो प्रदान की गई थी वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। देखिए साथियों, ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं मिलान वाले, ये बहुत पूछे जाते हैं। सूची फर्स्ट सेकेंड। अब देखिए यहाँ से इधर से मिलाना शुरू कीजिए। प्रांतों में स्वायत्तता, अगर आपको नहीं आ रहा छोड़ दीजिए। चुनाव व्यवस्था की शुरू, ये भी नहीं आ रहा छोड़ दीजिए। प्रांतों में द्वैध शासन, देखिए प्रांतों में जो द्वैध शासन है वो कब था, कब लागू किया था? तो 1919 में। कब लागू किया था? 1919 में, यानी सी में 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए यानी कि क्या हो जाएगा? C 3। फिर इसके बाद में देखिए मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। आपको पता है कि 1919 का जो सुधार आया था उसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन किया था। तो क्या है? 1909 का। तो इसमें आ जाएगा 9 में, यानी B में 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? B में
4 आ जाएगा। फिर इसके बाद प्रांतों को स्वायत्ता तो 1935 में दी थी। 1935 में केंद्र में तो द्वैध शासन लागू कर दिया, लेकिन प्रांतों का ख़त्म कर दिया। तो क्या आ जाएगा, डी में 1 आ जाएगा। अब देखिए क्या बच गया है, और अब देखिए ए तो 1892, इसमें क्या हुआ था, चुनाव व्यवस्था। सबसे पहले चुनाव की जो शुरुआत हुई थी वो 1892 के अधिनियम में हुई थी, यानी ए में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी अब देख लीजिए भैया, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप मिला सकते हो। अगला देखिए, महात्मा गांधी के विचार किस राजनीतिक विचारधारा से संबंधित है। देखिए ये महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक जीवन से प्रश्न उठा है। इसमें देखो महात्मा गांधी व्यक्तिवादी नहीं थे, समाजवादी भी नहीं थे और उदारवादी भी नहीं थे, वो दार्शनिक अराजकतावादी थे। अराजकता का अर्थ होता है जो राज्य का विरोध करता है। महात्मा गांधी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे, इसलिए वो ऐसे दार्शनिक थे जो वो कहते थे कि राम राज्य होना चाहिए, और राम राज्य का अर्थ होता है कि ऐसा राज्य नहीं होना चाहिए जहाँ लोगों पर पाबंदियाँ लगाई जाए। फिर अगला देखिए, गांधी जी द्वारा किया गया दांडी मार्च संबंधित है। देखो गांधी जी द्वारा किया गया दांडी मार्च संबंधित किससे संबंधित है, तो देखो 1930 में क्या आया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था। तो ये आ जाएगा 1900, यानी बी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, बी। ये लो बी आ जाए। अब देखो दांडी मार्च कब शुरू हुई थी, तो साथियों ये शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, लगभग 24 दिन की यात्रा थी। कितने दिन की थी साथियों, 24 दिन की यात्रा थी। इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया था, और उस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने ये दांडी मार्च किया था। अगला देखिए, संसद के किसी सदस्य के निर्वाचन को शून्य करने की शक्ति है। देखिए भैया बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही डीपली प्रश्न है कि संसद के किसी सदस्य की निर्वाचन को शून्य करने की जो शक्ति है किसमें निहित है, शून्य घोषित करने की शक्ति किसमें निहित है, तो चुनाव आयोग में, भारत के राष्ट्रपति में, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में, लोकसभा के अध्यक्ष में। देखिए इसको सोच समझ के प्रश्न को करना है, तो इसमें आ जाएगा चुनाव आयोग में। देखिए निर्वाचन को शून्य करने की, प्रश्न को आप ढंग से पढ़े, किसको, निर्वाचन को शून्य करने की घोषित। चुनाव हो गया, उसको शून्य कौन कर सकता है, तो चुनाव आयोग ही करेगा। चुनाव आयोग किस में आता है, 324 में आता है। 325 में क्या आता है साथियों, 325 में आपको बता देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, रंग, लिंग इसी इत्यादि के आधार पर उसको वोट देने से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला देखिए, अगला है किसी राज्य हेतु प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति किसमें है, तो देखिए ये है संसद में। किसमें है, संसद में है। अगला देखिए, संवैधानिक रूप से मंत्री परिषद के सदस्य अपने पद पर बने रहते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संसद के प्रसाद पर्यंत, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और लोकसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत। ये कह रहा है संवैधानिक रूप से मंत्री परिषद। देखिए मंत्री परिषद है वो प्रसाद पर्यंत होते हैं राष्ट्रपति के, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति इन मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कह दे कि भाई इन सबको हटा दो, तो राष्ट्रपति जी इन सबको हटा देते हैं, इसलिए राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत है। तो साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज चलती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।